बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर का 9वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप पढ़ चुके हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं। एग्जांपल 19 देखें ज़रा। 1 mole of N2 and 3 moles of H2 are enclosed in a container of volume 10 decimeter cube at 298 Kelvin. What are the partial pressures and the total pressure? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स उसने दिए हुए हैं। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स जो है वो टोटल निकाल लें, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के लिए भी हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़नी है। देखेंगे जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये है 1 मोल, और H2 के हैं हमारे पास 3 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे 1 + 3 = 4। ये आपके पास मोल्स आ गए हैं टोटल, और वॉल्यूम भी उसने न्यूमेरिकल में दिया है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर आपने जो है वो फाइंड करना है। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर है 298 केल्विन। और आपने जो आर की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 0.0821, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन है। मैंने आपको बताया था कि आर की आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, इसका इन्हिसार इस चीज़ पर है कि इनके यूनिट्स कौन से हैं। और आप देख लें यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट जो है वो डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसलिए मैंने डेसीमीटर क्यूब वाली आर की वैल्यू जो है वो यूज़ की है। अब देखेंगे ज़रा जनरल गैस इक्वेशन, प्रेशर आपने फाइंड करना है। जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, PV = nRT। V को आप ले जाएं दूसरी तरफ तो आपकी इक्वेशन बनेगी nRT/V। इसमें आपने वैल्यूज फिट करनी है, ये सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। N की वैल्यू है 4, R की वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर है 298 और वॉल्यूम है 10। इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.77 atm। नहीं जी, ये टोटल प्रेशर था, ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम पार्शियल प्रेशर जो है वो फाइंड करेंगे। पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का फार्मूले आपने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाले जो लेक्चर था उसके एंड पे आपने देखे थे, वो भी आपके सामने दोबारा आते हैं। देखिए जरा, पार्शियल प्रेशर अगर आपने N2 का फाइंड करना हो तो ये आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपने अभी जो है ना निकाला है, तो आप इनकी वैल्यू लगा दें। 1/4 × 9.77 = 2.44 atm। अब दूसरा देखें जी, आप हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाल लें। NH2 / NT × टोटल प्रेशर। तो NH2 है हमारे पास 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 4 और मल्टीप्लाई है 9.77। आंसर हमारे पास आएगा 7.33 atm। तो ये भी न्यूमेरिकल आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 20 देखें जी। द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली N2 है इसमें 75.5%, ऑक्सीजन है 23.2%, आर्गन है 1.3% बाय वेट। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट व्हेन द टोटल प्रेशर इज 1 atm। टोटल प्रेशर उसने आपको 1 atm दे दिया है। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स से जो है ना वो अंदाजा लगाना है। यही फार्मूले यूज होंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एग्जांपल 20 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये जो परसेंटेजेस हैं इन्हीं को हम एज नंबर ऑफ मोल्स जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी परसेंटेजेस सारे 100 के लिहाज से इन्होंने ड्राइव की हुई हैं। तो ये है कि N2 की है 75.5%
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है हमारे पास 23.2% और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन है हमारे पास 1.3। ठीक है जी। टोटल प्रेशर है जो हमारे पास P टोटल दैट इज 180। ठीक है, अब आप बारी बारी निकालें जी। आप N2, आपने N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे हम ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे हम नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से। हमारा आंसर आएगा 75.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1, और ये आपका आंसर आएगा 0.75 ये आपने निकाल दिया जी नाइट्रोजन का प्रेशर। ये वही फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने यूज़ किया है। अगला देखें जी ऑक्सीजन का, इसी तरह आपने PO2 इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाई NT मल्टीप्लाई P, तो आपके पास आंसर आएगा जी 23.2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1, और आपका आंसर आएगा 0.232 और आपने इसी तरह आर्गन का निकालना है। P आर्गन इज इक्वल टू NAR डिवाइडेड बाई NT मल्टीप्लाई P, नंबर ऑफ मोल्स आर्गन के हैं 1.3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1, और आपका आंसर आएगा 0.013 ATM। तीनों का पार्शियल प्रेशर जो है वो आपके सामने निकल आया है। एग्जाम्पल 21 देखें। A certain mass of H2 gas collected over water at 6 degrees centigrade and 765 mm of Hg pressure occupied a volume of 35 centimeter cube. Calculated its dry volume at STP. Vapor pressure of water at 6 degree centigrade is 7 mmHg। ये पानी का उसने वेपर प्रेशर दे दिया है, ओवरऑल भी उसने वेपर प्रेशर दे दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। V1 है जी हमारे पास 35 सेंटीमीटर क्यूब, V2 हमने फाइंड करना है, P1 है हमारे पास 765, इसमें से आप वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो हम निकाल देंगे, दैट इज 7 minus 7 is equal to 758 mm, और P2 है हमारे पास 760 mm, और T1 है हमारे पास 279 K, और T2 है हमारे पास 273 K। लेकिन ये सारी वैल्यूज आपके सामने मौजूद है, आपने V2 फाइंड करना है। तो हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। आपने चूँकि V2 फाइंड करना, बाकी सारी चीज़ें ले जाए दूसरी तरफ, तो आपकी इक्वेशन बनेगी V2 is equal to P1 V1 over T1 T2 और P2। इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज लगानी है सारी, ये जो आपके सामने दी गई हैं। P1 है हमारे पास 758, V1 है हमारे पास 35, T2 है हमारे पास 273, और T1 है 279, और P2 है हमारे पास ये 760, और आपका जो आंसर आएगा वो होगा 34.2 सेंटीमीटर। 34.2 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया है। नेक्स्ट जो है वो एक लॉ आ रहा है, मैं आपको लॉ पढ़ाने लगा हूँ, दैट इज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन।
वैसे तो इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको मैं डिफ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क जो है वाज़ेह कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। डिफ्यूजन के लिए देखें इसी तरह एक एग्जांपल लें। ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक कमरा है, इस कमरे के एक कोने में आप कोई परफ्यूम या कोई खुशबू जो है ना वो रख देते हैं, और आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो परफ्यूम होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है, इधर भी और इधर भी, हर तरफ फैल जाता है। अब यहाँ पर उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर 0 थी, और मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो उनकी स्पॉन्टेनियस जो एस्केप होता है वो मूव करते हैं ऐसे इलाकों की तरफ जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होती है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब फ्यूजन जो है ये डिफ्यूजन से मिलता जुलता कंसेप्ट है, एक मामूली सा फर्क है, मैं दोबारा वादे कर देता हूँ। देखिए जी, इस रीजन में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और इधर ना होने के बराबर है। आप दोनों रीजन के दरमियान में एक पार्टीशन लगा दें, पार्टीशन लगा के आप उसमें इतना छोटा सुराख करें कि एक वक्त में वहां से सिर्फ एक मॉलिक्यूल गुजर सके। अब मॉलिक्यूल जो है ना वो स्लोली इस सुराख से गुजरेंगे और इस कंपार्टमेंट में जाएंगे। डिफ्यूजन और फ्यूजन तकरीबन मिलते जुलते कंसेप्ट हैं, बस फर्क सिर्फ यह है कि फ्यूजन में दरमियान में एक पार्टीशन लगी होती है और उस पार्टीशन से एक एक मॉलिक्यूल जो है ना वो दूसरी तरफ जाता है। अब दोनों में जो डिफरेंस मेन आएगा वो ये आएगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत तेज है, क्योंकि दोनों रीजन में कोई पार्टीशन नहीं है। मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और फ्यूजन में भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये सुराख इतना छोटा है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल गुजर सकता है। यहाँ से मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और दीवारों से टकराते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मॉलिक्यूल इस सुराख के एग्जैक्ट सामने आ जाए और उसके पास मतलूबा एनर्जी भी हो कि वो इस सुराख को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाए। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि फ्यूजन का प्रोसेस जो है ये कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन की निस्बत। डिफ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी तेज है। अब मैं ग्राहम लॉ की तरफ आता हूँ। ग्राहम लॉ ये बताता है हमें कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के या मोलर मास के, क्योंकि आप जानते हैं चीज़ जितनी बल्की होगी उसके मूव करने की रफ्तार जो है वो उतनी स्लो होगी। तो जितनी किसी मॉलिक्यूल की मास ज़्यादा होती है उतनी उसकी जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यानी मॉलिक्यूल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी या मॉलिक्यूल जितना भारी होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन आमतौर पर दो गैसेस का कंपैरिजन किया जाता है, इसका कोई बाकायदा पैमाना नहीं है, आमतौर पर कंपैरिजन किया जाता है। तो हम भी फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो गैसें हैं, एक गैस 1 है एक गैस 2 है। अगर आपने ये R1 गैस 1 लिया तो ये R1 और D1 हो जाएगा, और आप R2 लेंगे तो ये D2 हो जाएगा। आप दोनों का आपने कंपैरिजन करना तो इस इक्वेशन को डिवाइड करें इस इक्वेशन से। मैं इसे कर देता हूँ, बल्कि इसको आप पहले प्रोपोर्शनल के निशान में बदल लें तो ये जो प्रोपोर्शनल है ये K में कन्वर्ट हो जाए। इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा, इसको भी जब आप इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा। अब आपने कंपैरिजन करना तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, अब K से K कट जाएगा और आपकी इक्वेशन आएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 का अंडर रूट। और अगर आप मोलर मास की बात कर रहे हो तो आपकी इक्वेशन बनेगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 का अंडर रूट। ये इक्वेशन आपकी बनेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जाहिर कर रहा है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देता हूँ इसके बारे में कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ की अगर मास ज़्यादा हो तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है। आप शीशे की एक ट्यूब लें, 1 मीटर लंबी ट्यूब ले लें शीशे की, जिसमें आप बाहर से देख रहे हैं सब। ये फर्ज करें शीशे की एक ट्यूब है, ये 1 मीटर लंबी है। आप एक कॉटन प्लग लें और उसे भिगो दें अमोनिया में, और दूसरा कॉटन प्लग लें उसे आप भिगो दें HCl में, और एक ही वक्त में दोनों जो कॉटन प्लग्स हैं वो आप इन सुराखों पे लगा दें। इधर फर्ज करें आपने अमोनिया लगाई हुई है, इधर आपने HCl लगाया हुआ है। HCl के वेपर्स इधर मूव करेंगे, NH3 के वेपर्स जो है वो इधर मूव करेंगे। अब दोनों को असूलन तो सेंटर में मिलना चाहिए,
क्योंकि ये जब दोनों मिलते हैं आपस में तो उससे बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, यानी ऐसे होता है जैसे सफेद बादल हो, वो हमें बाहर से भी नजर आ जाते हैं। अब आपने वो जगह आइडेंटिफाई करनी है कहाँ पर वो वाइट क्लाउड्स बनते हैं। तो अगर ये सेंटर है तो वो वाइट क्लाउड सेंटर के इस तरफ बनते हैं, इस जगह पर आप कह रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अमोनिया की मोलर मास 17 और HCl की मोलर मास 36.5, यानी ये पार्टिकल भारी है, HCl भारी है, अमोनिया स्लो है। तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे अमोनिया ज्यादा फासला तय कर लेगी HCl की निस्बत, और ये सेंटर है, सेंटर की बजाय ये HCl वाली साइड पर यहाँ पर बनेंगे। ये इस बात का सबूत है कि जो मॉलिक्यूल साइज में या मैस में हल्का हो वो ज्यादा तेजी से मूव करता है, और जिसका मैस ज्यादा हो वो जरा स्लोली मूव करता है। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के तौर पर जो है आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है इसमें हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो और रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का हम रिलेशनशिप देखते हैं विद डेंसिटी एंड मैस, और आपको मैं बता चुका हूँ कि दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी मैस या डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें भारी होती हैं वो स्लोली मूव करती हैं, और जो हल्की होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं। ये आपका आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करें। थैंक यू।